आप सिखों को नहीं जानते, इनके गुरु महाराज ने अपने 4 साहबजादे कुर्बान कर दिए थे, समझौता नहीं किया था। और ना जाटों को जानते हो, इन्होंने तो अकबर की कब्र खोद दी थी। तो इन जिन कौमों से लड़ो उनके बारे में जान लो कि वो कौन है। अगर तुम हिंदू राष्ट्र की बात करोगे तो खालिस्तान की बात भी होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान तो सिखों ने उठाया पार्टीशन का। उनकी बढ़िया जमीनें चली गई, ननकाना साहब चला गया और क्या क्या चला गया, और उन्होंने नए सिरे से और फिर वो सफर किए, अब तक सफर कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हम तीसरी बार भी सरकार बनाएंगे। ये ढूंढे नहीं मिलेंगे। सरकार बनाने की बात तो आप छोड़ दीजिए। मेरे बारे में ये है कि ये आदमी झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है। तो मैं 2024 तक इनको ऐसा कर दूंगा कि ये चुनाव हार जाएंगे। प्रधानमंत्री डर गए हैं। वो पंजाब में एक बार इनकी गाड़ी के सामने प्रदर्शन हो गया था। इट वॉज हार्मलेस प्रदर्शन, कुछ नहीं था। इन्होंने कहा मेरी जान बच गई, आज मैं मर गया। तो डरपोक आदमी है। और अब वो सिर्फ डर की वजह से, ये कानून भी इन्होंने डर की वजह से वापस लिए, कोई कन्विक्शन से नहीं लिए। हमें तो कश्मीरी पंडितों का बड़ा दर्द है, पहला कुछ होया ही नहीं, असं कुछ बकवास करते हैं। इनको किसी का दर्द नहीं अपने अलावा। कर्नाटक के चुनाव में हर वोटर के घर एक 5,000 का पैकेट भिजवाया जा रहा है। अच्छा, रुपया इतना है कि आप अंदाज ही नहीं कर सकते। आरएसएस में कोई डिवीजन है नरेंद्र मोदी को लेके? मोदी को लेके है। आरएसएस के जो टॉप है वो मोदी को पसंद नहीं करते। हिंदू सिर्फ 3 दिन को हिंदू होता है जब दंगा हो रहा होता है। और मैं श्योर हूँ कि इस चुनाव से पहले उसको आप धर्म के नाम पे नहीं भड़का सकते हैं। जात पात रिलीजन सब भूल के आने वाले पार्लियामेंट चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराएं, क्योंकि अगर नहीं हारता है तो इस देश में सब अच्छाई खत्म हो जाएगी। जो भी अच्छा है उसे खत्म कर देगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, चुनाव नहीं होगा। फिर उसके बाद आखिरी चांस है सब लोगों के पास। इसने क्या कि मेरी जान नू खतरा। मेरी कम्युनिटी इतनी इस वक्त उसमें है, गुस्से में, इस सिक्योरिटी वाले पॉइंट पे, कि अगर मुझे कुछ हो गया तो खून खच्चर होगा यहाँ। अब तो डिक्लेयर लड़ाई हो गई है, तो मैं डटूंगा, लड़ूंगा। हेलो एंड वेलकम। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਨੈਕਟ FM ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰੰਧਾਵਾ। ਅੱਜ ਕਨੈਕਟ FM ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਗੋਆ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ MP ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤਾਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਕਨੈਕਟ FM ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ। ਸਰ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਮਝਾਮ नहीं दिसे, की कारण है सर? सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली इन लोगों ने आउट ऑफ रिवेंज। दे हैव विड्रॉन एंटायर सिक्योरिटी ऑफ माइन। अभी मेरे पास एक PSO है सर। पर सर, आप वो गवर्नर है, ਤੁਸੀਂ ਉਹ गवर्नर सी ਜਦੋਂ धारा 370 हटाई गई सी। कश्मीर की कमेटी ने लिखा इनको कि इनको पाकिस्तान से भी खतरा है, लोकल टेररिस्ट से खतरा है, लिहाजा इनको Z+ सिक्योरिटी रहने दी जाए और इनको मकान दिया जाए, जो जनरली देते हैं। पर इन आउट रंजिश की वजह से मुझे नहीं दिया कुछ जी। और मलिक साहब, एक और है कि अगर आपने कहा है कि आपने पिछले दिनों खुद भी कहा है, तुसी ये कहा कि मेरी जान नू खतरा जी। और अगर ਇਹਦੇ ਲਈ सर कौन जिम्मेवार होएगा ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ इंसिडेंट हो जाता? यही होंगे, इनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कम्युनिटी इतनी इस वक्त उसमें है, गुस्से में, इस सिक्योरिटी वाले पॉइंट पे, कि अगर मुझे कुछ हो गया तो खून खच्चर होगा यहाँ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਦ ਵਾਇਰ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ RSS ਦੇ ਲੀਡਰ ने संपर्क किया कि मलिक साहब जान दो, गुस्सा शांत करो? किसी ने नहीं किया। ये समझते हैं कि डरा देंगे हम इनको, या ये सिक्योरिटी विड्रॉ करने से डर जाएंगे, गिरफ्तारी से डर जाएंगे। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲਿਆ। इन्होंने गलत आदमी को छेड़ा है और ये इनको नतीजे सन 2024 में भुगतने पड़े। इसको थोड़ा एलैबोरेट करिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो देखिए, मेरी क्रेडिबिलिटी है, इनकी जीरो क्रेडिबिलिटी है। इनके बारे में नहीं चाहिए कि झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते, और मेरे बारे में ये है कि ये आदमी झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है।
तो मैं 2024 तक इनको ऐसा कर दूंगा कि ये चुनाव हार जाएंगे। जी मलिक साहब देखो ये आपने बात वैसे क्लीयर भी कर दी है, तुसी पिछले दिनों च क्लीयर भी की सी कि ये पहले नहीं बोले, क्योंकि तब आप एक गवर्नर थे, संवैधानिक पद था आपका, पहले भी बोला और आप बोले भी हैं। सेम डे बोला मैं, जिस दिन पुलवामा हुआ उस दिन मैं बोला, 2 चैनल को बोल चुका था जब इन्होंने कहा कि अब चुप हो जाओ, और इनको उसी दिन मैंने कहा कि हमारी गलती है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं रुको, आ रहे हैं हम, चुप हो जाओ। तो ये कैसे कह रहे हैं मैं नहीं बोला, फिर किसानों वाले पे मैं गवर्नर रहते हुए बोला। और उसे दिन जिस दिन वो पुलवामा ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਢਾਬੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, और उस बात कहते चुप हो जाओ। हाँ खुद फिर उन्होंने उसको कहा अजीत डोभाल को, उसने मुझे फोन करके कहा लिखा वही मत बोलो इस पे आप। प्रधानमंत्री का तो नाम आ रहा है कि आपको चुप करवाया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का नाम नहीं ना आ रहा। नहीं मैंने बोला है, हाँ अजीत डोभाल का फोन आया इनके बाद, इन्होंने ही करवाया होगा कि भाई सतपाल इस पे मत बोलो आप। वो मेरा क्लास फेलो रहा तो मेरे से डिस्कस कर सकता था। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਸਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, अभी गल नहीं कर रही? मैं समझा कि कोई या तो ये कुछ इसमें जांच करने वाले हैं, मेरे बोलने से फर्क पड़ेगा, या कोई और चीज है। वो देर से मुझे समझ में आया, वो इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करने की सोच रहे थे, कैसे करना है, और किया भी, वही किया। हालांकि आपका ये मानना है कि जो आरडीएक्स वगैरह है, या 300 किलो जो आरडीएक्स है, उसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट 100% था, उसके बिना संभव नहीं है। पर हमारी भी फेल्योर थी, हमको जहाज ये मेरे से मांग लेते इसके सीआरपी के लोग, तो मैं इनको अरेंज करा देता 2 घंटे में। उन्हीं दिनों का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो भास्कर की न्यूज है, 4 महीने तक सीआरपी की रिक्वेस्ट होम मिनिस्ट्री में पेंडिंग रही, 4 महीने के बाद उनको मना किया गया। और एक चीज और है सर, तब जो गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री सी, राजनाथ सिंह जी का नाम नहीं आ रहा किते, सारे ਨੂੰ लग रहा है कि शायद अमित शाह, पर अमित शाह तो गृह मंत्री है नहीं थे वो। मैं भी कोई उनका नाम नहीं लिया, कोई भी रहे हो, मेरा तो मतलब होम मिनिस्ट्री से ताल्लुक था उसका। आते हैं सर सीबीआई पर, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर। थोड़ा सा बताइए कि सीबीआई ने आकर 5 घंटे किया क्या यहाँ पे, कौन कौन से क्वेश्चन, ऐसे क्या चीजें पूछी? बहुत सारी बातें थी उसमें। एक मामला था इंश्योरेंस का, तो सीबीआई उसमें जो आदमी इन्वॉल्व था उसको बचाने की कोशिश कर रही है, उसी के बारे में सवाल पूछ रही थी। मैंने तो जो सच था वो बता दिया। तुसी ਜਿਹੜੀ इंश्योरेंस की गल कर रहे हो, ये रिलायंस इंश्योरेंस स्कीम Exactly. जो एम्प्लॉयज के लिए थी, जिसमें उनको पैसा देना पड़ना था, आपने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कम पैसा देना पड़ता है, तो वो कम नहीं देना ही नहीं पड़ता, सीजीएचएस की तरह इसको करो, ये इसकी वजह से मैंने कैंसिल किया था। हालांकि मलिक साहब तुसी ये गल कही है कि मैंने डायरेक्टली किसी ने ब्राइब ऑफर नहीं ना नहीं किया, मुझे बताया गया कि इसमें इतना रुपया इन्वॉल्व। अगर तुसी फाइल्स क्लियर कर देंगे जी तो फिर शायद ऑफर तो कोई करता जरूर कुछ ना कुछ। ये जो स्कीम थी उसके बाद ये भी पता चला कि वो क्लियर हो गई हैं सर। इंश्योरेंस की तो नहीं हुई, पर हाइडिल की दूसरे नाम से क्लियर हुई है, और उसमें जो आदमी इन्वॉल्व है उसके बारे में मैंने प्रधानमंत्री जी को बता दिया था कि ये इन्वॉल्व है, उन्होंने कुछ नहीं किया उसका। संयुक्त किसान मोर्चे पे आते हैं सर। संयुक्त किसान मोर्चे को तब आपने समर्थन दिया थे, उदों समर्थन तुसी दिता सी मलिक साहब ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, और तुसी कहा सी कि नरेंद्र मोदी ਨੂੰ ਉਹ कानून वापस लेने चाहिए हैं, प्रधानमंत्री इमीडिएटली। मैं मिलने गया हूं। ये समर्थन थोड़ा लेट आया, जब आप लड़ाई लड़ने लगे, जब आपने इंटरव्यू दिया, तो आपको लगा कि अभी संयुक्त किसान मोर्चे को थोड़ा पहले आ जाना चाहिए था? नहीं, वो लोकली अपने अपने लेवल पे समर्थन कर रहे थे। बलबीर सिंह राजेवाल ने तो पहले ट्वीट आए, मेरे यहाँ आए भी वो। अच्छा हाँ, चढ़ूनी मेरे यहाँ आते रहे हैं, सब लोग आते रहे। आपने कहा कि मैं गया प्रधानमंत्री से मिलने, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਲੜ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। बोले कि चले जाएंगे, क्यों फिक्र करते हो? तो मैंने कहा आप इनको जानते नहीं, आप सिखों को नहीं जानते, इनके गुरु महाराज ने अपने 4 साहबजादे कुर्बान कर दिए थे, समझौता नहीं किया था। और ना जाटों को जानते हो, इन्होंने तो अकबर की कब्र खोद दी थी। तो इन जिन कौमों से लड़ो उनके बारे में जान लो कि वो कौन है। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਬਹੁਤ ਟੇਕ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ,
ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਤਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨੇਚਰ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री डर गए हैं। अच्छा। देखिए, वो पंजाब में एक बार इनकी गाड़ी के सामने प्रदर्शन हो गया था। इट वॉज हार्मलेस प्रदर्शन, कुछ नहीं था। इन्होंने कहा मेरी जान बच गई, आज मैं मर गया। तो डरपोक आदमी है। और अब वो सिर्फ डर की वजह से, ये कानून भी इन्होंने डर की वजह से वापस लिए, कोई कन्विक्शन से नहीं लिए। आज आपने कहा कि डरपोक हैं, पहले आपने कहा था कि इनको करप्शन से इतनी नफरत नहीं है, नहीं है। जैसे ये सिख टेंपल्स में जाते हैं या गुरुद्वारे च जाते हैं सर, उत्थे मत्था टेकन सारे वेलकम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये मस्जिदों में या चर्चिस में क्यों नहीं जाते? नहीं, मस्जिदों में भी जाएंगे। तो सऊदी अरब में तो गए थे विजिट करने एक मस्जिद को। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, याद होना ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ टोपी नहीं सिपाई, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ दो टोपियां पाउणगे। पहनेंगे, देख जब इनको जरूरत पड़ेगी ये सब कुछ करेंगे। क्या लगता है सर आपको जो सिनेरियो बन रहा है 2024 का, कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे पोजीशन, वो तो कहते हैं कि हम तीसरी बार भी सरकार बनाएंगे? ये ढूंढे नहीं मिलेंगे। सरकार बनाने की बात तो आप छोड़ दीजिए। देखिए, सीधे सीधे गणित है। पंजाब में ये नहीं है, हरियाणा में ये नहीं है, राजस्थान ये हारेंगे, मध्य प्रदेश ये हारेंगे, ये सिवाय यूपी के कहीं नहीं जीत रहे हैं। और वेस्ट बंगाल हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे। तो ये अगर 100 एमपी भी कम हो जाएंगे तो बीजेपी वाले इनको हटा देंगे, एक तरफ हटो। यूपी में, उत्तर प्रदेश में ऐसी क्या बात है? योगी आदित्यनाथ है इसलिए? नहीं, ये कम्युनलाइज कर देते हैं। ओके। क्योंकि वहाँ मुस्लिम तादाद ज्यादा है, तो ये चुनाव आने से पहले दंगा करा देंगे, कुछ कर देंगे, ये है और कुछ नहीं। आपने एक इंटरव्यू में अपनी जिक्र किया था मुजफ्फरनगर का, और आपने कहा था कि मेरे को इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ कुछ लोग आरएसएस के भी शामिल थे। मैं तो वहीं था, ग्राउंड पे था मैं। अच्छा। मैं घूम रहा था गांव गांव, जहाँ दंगे हुए वहां भी गया। वो ज्यादातर मलिकों गांव थे। आरएसएस ने बड़े पैमाने पे वहाँ फाइनेंस किया दंगे को। कुछ आरएसएस के कुछ लोग ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ इन टच है सर? नहीं, कोई आरएसएस में कोई डिवीजन है नरेंद्र मोदी को लेके? मोदी को लेके है। आरएसएस के जो टॉप है वो मोदी को पसंद नहीं करता। पर मोदी ने तो उनको सत्ता भी दिलाई। मोदी ने उनको बहुत बेनिफिट कराए। सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के वीसी जो नाअहल हैं उनको बनाया। वो सब आरएसएस कनेक्शन से बनाया। वो तो सही है अपनी जगह, पर जो समझदार लोग हैं वो इनकी हरकतों को पसंद नहीं करते हैं। ऐसे हैं सर कुछ लोग जो नितिन गडकरी को या राजनाथ सिंह को आगे करना चाहते हैं? देखिए, राजनाथ सिंह जी में तो बेचारों में कोई दम नहीं है, वो तो यस्सर हो चुके हैं। नितिन गडकरी कैरेक्टर का आदमी है, खड़ा है, काम सबसे अच्छा किया है, और वो इतना पॉपुलर है कि बीजेपी को कमी रह गई तो सारी पार्टियां नितिन गडकरी को सपोर्ट कर देंगी। पर उन्होंने तो बिल्कुल साइडलाइन करता सर नितिन। उससे क्या होता है? वो तो अभी तो कर दिया, 6 महीने बाद तो दुनिया बदल जाएगी। 6 महीने बाद सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। बीजेपी के अंदर से भी कुछ आवाजें उठेंगी या आरएसएस के अंदर से कुछ आवाजें आएंगी? जरूर उठेंगी, सब जगह से उठेंगी। देखिए, ये पार्टियों का सिस्टम, जब तक तुम वोट दिलाऊ हो तब तक तुम्हें मानता है। जब तुम्हारे नाम पे वोट नहीं रहेगा तो तुम्हें कौन मानेगा? सिनेरियो चल रहे हैं, एक तीसरे मोर्चे की बात चल रही है, ममता बनर्जी की चल रही है, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ये सारे। पिछले दिनों पता चला कि संजय राउत जी जो एमपी भी हैं राज्यसभा के, शिवसेना के, अब तो शिवसेना दूसरी होगी, वो आपसे मिलने आए थे और शायद उद्धव ठाकरे से आपकी कोई मुलाकात बात हुई है। और मैं महाराष्ट्र जा रहा हूँ, मिलने जा रहा हूँ उनसे। अच्छा। उनकी हो सकेगा उनकी एक आध मीटिंग में भी जाऊंगा। महाराष्ट्र में महागाड़ी सरकार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, नहीं, जैसे पिछले दिनों शरद पवार के बयान आए हैं। कल वो अजीत पवार उनके स्टेज पे था, नहीं टूटेगी। अच्छा, कोशिश है, पर कोशिश तो बहुत है। इनको तो इसके अलावा कोई काम ही नहीं है, विपक्ष की सरकारें गिराना। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि सत्यपाल मलिक जी बहुत साहसी काम, बहुत निडर होके काम कर रहे हैं। पर जो जम्मू कश्मीर की सर गल आउंदी है, और जम्मू कश्मीर की जिस तरह डाउनग्रेड करके यूनियन टैरेटरी आउंदी है, उस तो वो चुप कर जाते हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली के लिए फुल स्टेटहुड मांग रहे थे, अब चुप कर गए। तो फिर काहे का समर्थन, आधा अधूरा समर्थन लग रहा है सर? नहीं, उनका समर्थन का मैं कोई बहुत मोहताज नहीं हूँ। कश्मीर की सिचुएशन डिफरेंट थी और मैंने वहाँ पता किया था। मैं नहीं था इस राय का कि डाउनग्रेड करें, लेकिन ये दिल्ली डरी हुई थी और इनको ये था कि कहीं पुलिस में रिवोल्ट ना हो जाए। यूटी करने से पुलिस सेंटर के अधीन आ जाती है, इसलिए किया था। और ये प्रॉमिस कर दिया था होम मिनिस्टर ने कि इसको हम जल्दी स्टेटहुड दे देंगे, और मैं अभी भी मानता हूं कि जल्दी से जल्दी कश्मीर में स्टेटहुड दे देना चाहिए।
जी, इलेक्शन करवा देनी चाहिए, क्योंकि अमित शाह ने तो पार्लियामेंट में बोला है, कमिटमेंट है कमिटमेंट है उनकी। धारा 370 हटी, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, 35A ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਲਦਾਖ ਬਣ ਗਿਆ ਅਲੱਗ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ क्योंकि ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। पर जिस तरह की वहाँ पे बिजनेस आना चाहिए था, नौकरियां पैदा होना चाहिए, खुशगवार माहौल बनना चाहिए था, डेवलपमेंट हुआ ही नहीं जितना वो होना क्यों नहीं चाहिए हो पाया? डिपेंड्स ऑन सेंटर। इन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं ली। तो ये सारा कुछ करने के बावजूद अगर वहाँ पे माहौल ठीक नहीं होता, उनको जोड़ा नहीं जाता, अपने साथ ये फीलिंग नहीं दी जाती, तो फिर वहाँ तो कोई फायदा नहीं है फिर। और वो सारा कुछ जो टेररिस्ट एक्टिविटीज वो तो हो ही रही हैं सर। वो तो इतनी हो रही है कि पहले मेरे वक्त में टेररिस्ट श्रीनगर के नजदीक नहीं आता था, अब तो श्रीनगर में घुस के सीआरपी कैंप पे हमला कर रहा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? किससे? अमित शाह तो या नरेंद्र ना, मोदी ना, प्रधानमंत्री? ये तो कोई चीज ही नहीं है। मैं तो किसी से नहीं डरता ऊपर वाले के अलावा। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਦੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ? ऐसे तो बहुत लोग हैं, क्योंकि कायरों की यहाँ बहुत बड़ी तादाद है देश में। ਰੈਸਲਰਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। बाहुबली नेता चलो मानते हैं, वो 3-4 जिले में इफेक्टिव है और इनको वोट चाहिए, चाहे जितना खराबी हो। तो इसका मतलब है यहाँ से वोट चाहिए, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एक्शन नहीं करती। चाहे वो गौतम अडानी की बात हो, वहां पे भी वो चुप तो रहे। वहाँ तो उनका पैसा लगा हुआ है। राहुल गांधी का जो एक्सपंज किए रिमार्क्स, वहां से लेकर उसको बोलने ना देना बाद में पार्लियामेंट वो में, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कहीं हुआ नहीं, वो तो उसका राइट था। उसके खिलाफ मिनिस्टर्स बोले थे तो उसका जवाब देने का तो हक बनता था, वो अलाउ करना चाहिए था स्पीकर को। दैट वाज वेरी रॉन्ग। और इसका भी लोगों में काफी असर बहुत असर है इस बात का। मैं आपकी इसी राहुल गांधी की एक और बात याद आई सर। जिस दिन श्रीनगर में यात्रा खत्म होती है, कल्मिनेट होती है जो भारत जोड़ो यात्रा, उस दिन श्रीनगर में बहुत से और लोग आगे थे उमड़ के उनको देखने, और बर्फ पड़ रही। पूरा श्रीनगर बाहर आ गया था। ये किस चीज का सूचक है सर? ये क्या दिखा? ये दो चीजों का सूचक है कि लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है और राहुल ने उनके जो इमोशनल कॉर्ड है उसको छू लिया था, ये कह के कि मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, क्योंकि उसके पुरखे वहीं के थे। पुरखों की बात आई तो कश्मीरी पंडितों की भी बात होगी। जी, पिछले दिनों कश्मीरी पंडितों के तो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए कि हमें जाने दीजिए, हमें जम्मू कश्मीर ट्रांसफर करिए। उनकी तो सुनवाई नहीं हो रही बेचारों की। तो फिर जो आती है, जो कह रही है कि हमें तो कश्मीरी पंडितों का बड़ा दर्द है, पहला कुछ हुआ ही नहीं, ਅਸੀਂ ਕੁਝ बकवास करते हैं, इनको किसी का दर्द नहीं अपने अलावा। आपने एक बार चीज बोली सी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ कि नरेंद्र मोदी ਦੀ कोई आइडियोलॉजी नहीं है, मौका प्रस्ती है, यहाँ से वोटें मिल जाए, जहाँ से सत्ता मिल जाए वहां चले जाएंगे। ये बात सच है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए, लोगों को बहुत चीजों पे डाउट है। गोधरा पे डाउट है, लोग अभी तक श्योर नहीं है कि उस ट्रेन को किसने जलवाया। लोग श्योर नहीं है कि दंगों में इनका क्या रोल था। इनके किसी काम के बारे में लोगों को सफाई नहीं है। और ये जानबूझ के सफाई नहीं देते सर? नहीं देते ही नहीं, ये तो समझते हैं इनकी जो एरोगेंस है वो सफाई देने नहीं देती इनको। यही कारण तो नहीं कि पिछले दिनों बहुत से लोग जो उन दिनों दंगों में किसी तरह उनकी शमूलियत रही, आजकल वो सारे रिहा हो रहे हैं? सब पूरा यूपी में भी वही है। योगी पे 10 मुकदमे हैं जो उनने वापस कर लिए अपने खुद के। बिल्कुल। तो ये सिलसिला तो फिर चलता रहेगा सर? आपको लगता है कि लोग इस धर्म की चीज से बाहर आएंगे? हाँ, निकलेंगे। ऐसा देखिए, आप एक हिंदुइज्म की खूबसूरती देखिए। हिंदू सिर्फ 3 दिन को हिंदू होता है जब दंगा हो रहा होता है, उसके बाद वो नॉर्मल होता है, उसके रिएक्शंस बिल्कुल सही होते हैं। और मैं श्योर हूँ कि इस चुनाव से पहले उसको आप धर्म के नाम पे नहीं भड़का सकते हैं। फिर ये सारे दे सारे सर हिंदू राष्ट्र की गल करते हैं, कितना क जायज़ है? क्योंकि इसका असर माइनॉरिटीज़ भी रहती हैं, माइनॉरिटीज़ के साथ तो खास तौर पे 2 कम्युनिटीज़ के साथ तो काफ़ी कुछ हो रहा है, ये भी पता है। इसको आप कैसे देखें, थोड़ा एलेबोरेट कीजिए सर। देखिए, इनको ये जो इनके फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनसे इस बकवास को बंद कराना चाहिए। ये हिंदू मेजोरिटी कंट्री है, हिंदू 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 मतलब हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदुओं की मेजोरिटी का राष्ट्र है, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन अगर तुम हिंदू राष्ट्र की बात करोगे तो खालिस्तान की बात भी होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान तो सिखों ने उठाया पार्टीशन का। उनकी बढ़िया जमीनें चली गई, ननकाना साहब चला गया और क्या क्या चला गया, और उन्होंने नए सिरे से और फिर वो सफर किए, अब तक सफर कर रहे हैं। तो आपको इस तरह की बातें करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए।
अब जैसे अमृतपाल सिंह है, अब तो उसको पकड़ लिया है, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਮ ਭੇਜਤਾ। ਉਹ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि अगर ਤੁਸੀਂ हिंदू राष्ट्र ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ तो फिर ਅਸੀਂ खालिस्तान ਦੀ ਵੀ वो ਗੱਲ तो कर सकते वो क्या सभी कहेंगे इस बात को, मैं खुद कह रहा हूँ कि आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। ये राष्ट्र सबका है और जो संविधान के तहत जिस तरह का बना है वही रहने देना चाहिए। ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल इस करके डरे हुए हैं क्योंकि हम कहीं बाहर ना हो जाए, इररेलेवेंट ना हो जाए, इसलिए साथ रहे? कोई रियल मोर्चा बनेगा या ऐसी स्थिति चलती रहेगी? देखिए, मैं तो 40 साल से इलेक्शन देख रहा हूँ। किसी मोर्चे की जरूरत नहीं और वो बनेगा भी नहीं, चूंकि सब उम्मीदवार हैं प्राइम मिनिस्ट्री के, इनका सेटल ही नहीं होगा। मैंने एक फार्मूला दिया था और उस पे अब सब एग्री कर गए, सब पार्टियां। वो है कि एक के मुकाबले एक उम्मीदवार, बीजेपी के एक उम्मीदवार के मुकाबले सारी पार्टियों में से एक पार्टी का कोई उम्मीदवार, तो इस पे राजी हो गए। ये हो गया तो ये 100% हार जाएंगे। इसका मतलब सारे इकट्ठे होके बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार, जो वीपी सिंह ने यही टेक्निक अपनाई थी जी। तो अभी इस सिलसिले में किसी से बातचीत हुई? सबसे हुई, सब सहमत हैं इसमें। सर अगर कुछ नाम बता सके तो। सीताराम येचुरी जी से परसों मेरी बात हुई, एक मीटिंग में हम साथ थे। हाँ, तो उन्होंने बताया कि हमारी कांग्रेस में बात हो, सबकी सबसे बात हो रही है और सारे एग्री कर रहे हैं, सब एग्री कर रहे हैं। इस वजह से भाजपा तो बहुत परेशान होगी, बहुत बहुत घबराई हुई, बहुत तरह। अब मुझे ही बताया गया है कि कर्नाटक के चुनाव में, मैं कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहता, पर बताया गया है कि हर वोटर के घर एक 5,000 का पैकेट भिजवाया जा रहा है। अच्छा, रुपया इतना है कि आप अंदाज ही नहीं कर सकते हैं। कल को सीबीआई कहेगी कि इसका मलिक साहब हमें सबूत दीजिए। नहीं, मैं कोई चार्ज तो लगा नहीं रहा हूँ, जो मुझे सबूत देना, मुझे बताया गया भाई तुम पता कर लो, नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात ये है। तो सर पहुंच जाते हैं। आपको याद होगा मलिक साहब कि राहुल गांधी ने जब कहा था कि महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है, उनके साथ बदतमीजी हो रही है, तो ये पुलिस पहुंच गई थी, 3 बार गई है। और जब खुद वहाँ रेसलर फेडरेशन के लोग या लड़कियां बैठी हुई हैं तो वहाँ तो पहुंचती नहीं है। ये तो देखिए, ना पुलिस का कोई मतलब है, ना सीबीआई का, कोई साख नहीं है इनकी, इन संस्थाओं की। छोड़ी नहीं इन्होंने जिस तरह मिसयूज किया अपने ओपोनेंट के खिलाफ। लड़कियों को लगता है कि फाइनली कोई न्याय मिलेगा या ऐसी ये नहीं, मामला देना पड़ेगा, ये बहुत दूर तक चली जाएगी लड़ाई। वरना मेरी जानकारी ये है कि विद इन ए वीक फार्मर्स कॉल देंगे इनकी सपोर्ट में, वहाँ रामलीला ग्राउंड में 1 लाख आदमी इकट्ठा होगा। और उसको लीड क्या पंजाब के फार्मर्स कर रहे हैं या कहाँ से? पंजाब, हरियाणा, अच्छा, वेस्टर्न यूपी सब रहेंगे। आजकल जैसे आपकी थोड़ी सेहत भी नहीं ठीक रहती, पर इसके बावजूद जिस तरह से आप एक्टिव हैं, अभी आप महाराष्ट्र, इससे पहले आप राजस्थान भी होके आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि एक नई ऊर्जा के साथ ये सारा कुछ देखिए, जो आदमी लड़ाई में से निकला हो, मैं तो, मेरे फादर की डेथ हो गई थी तब 2 साल का था, मैं तो लड़ते झगड़ते यहाँ तक पहुंचा हूँ। उस आदमी वो चैन से नहीं बैठता आखिरी वक्त तक। तो और फिर अब तो डिक्लेयर लड़ाई हो गई है, तो मैं डटूंगा, लड़ूंगा। आखिरी बात, आपने हमारे दर्शकों को क्या कहनी है? कुछ जात पात रिलीजन सब भूल के आने वाले पार्लियामेंट चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराएं, क्योंकि अगर नहीं हारता है तो इस देश में सब अच्छाई खत्म हो जाएगी। जो भी अच्छा है उसे खत्म कर देगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, चुनाव नहीं होगा, फिर उसके बाद आखिरी चांस है सब लोगों के पास। आपको लगता है कि लोगों को अभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए? ना, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कामयाब होंगे, वो सहमति हो रही है, लोग इकट्ठा होंगे। सत्यपाल मलिक जी, आपने कनेक्ट एफएम के साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी बहुत आभारी हूँ, चूँकि कनेक्ट एफएम का मैंने बड़ा नाम सुना है विदेशों में, खासतौर से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह, तो मुझे अच्छा लगेगा आपसे जुड़ने में। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार। थैंक यू।